क्या तेजस मार्क टू को अभी सेमी स्टेल्थ बनाने की कोशिश किया जा रहा है? क्या घातक और स्विफ्ट यूसीवी के बाद भारत एक और यूसीवी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है? और जापान के साथ भारत के बढ़ते रिलेशन को देखते हुए चाइना की तरफ से भारत को क्या वार्निंग दिया जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के LCA तेजस मार्क टू प्रोग्राम की तरफ से है, जहां पर अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसमें पता चला कि अभी तेजस मार्क टू में लो ऑब्जर्वेबिलिटी यानी स्टेल्थ लाइक कैपेबिलिटी को ऐड करने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, तेजस मार्क टू टेक्निकली एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर नहीं बनने वाला है जैसा कि M का होने वाला है, लेकिन अभी ADA की तरफ से इसे एक ऐसा 4.5 जनरेशन फाइटर बनाने की कोशिश किया जा रहा है जिसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS अपनी कैटेगरी में सबसे कम होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तेजस मार्क टू में एक्सटेंसिव लेवल पर कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, खास करके कार्बन फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक यानी CFRP का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका फायदा ये होता है कि ये मेटल के मुकाबले रडार वेव को काफी कम रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि ये काफी सारा रडार वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन असली एडवांटेज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन में आता है। कम पैनल गैप, स्मूथ सरफेस और मिनिमम जॉइंट होने से रडार रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब डिजाइन लेवल पर भी काफी चेंजेस किए जा रहे हैं। तेजस मार्क टू में लॉन्गर फ्यूजलाज और क्लोज कपल्ड कैनर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सिर्फ एरोडायनेमिक के लिए नहीं बल्कि रडार सिग्नेचर को भी कंट्रोल करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन सबसे क्रिटिकल फीचर इसका इंटेक डिजाइन होने वाला है। यहाँ ट्विस्टेड या सरपेंटेक इंटेक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंजन की फैन ब्लेड को डायरेक्टली रडार एक्सपोजर से हाइड कर देता है, क्योंकि कंप्रेसर फेस एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा रडार रिफ्लेक्टर होता है, जिसको हाइड करने से इसका रडार क्रॉस सेक्शन 50% के आसपास रिड्यूस हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट अपग्रेड इसका रिट्रैकेबल इन फ्लाइट रीफिलिंग प्रोब होने वाला है। तेजस मार्क 1 वेरिएंट में फिक्स्ड प्रोब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि रडार वेव को रिफ्लेक्ट करता है या इसके रडार क्रॉस सेक्शन को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। लेकिन तेजस मार्क 2 में इसको रिट्रैकेबल बना दिया गया, जिससे जब उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो इसको एयरक्राफ्ट की बॉडी के अंदर छुपाया जा सकता है। इससे एयरक्राफ्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी क्लीन रहने वाला है। इसके साथ साथ रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल का भी इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि रडार वेव को अब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्शन को और भी रिड्यूस करने वाले हैं। अब अगर ओवरऑल इंपैक्ट की बात करें तो एस्टिमेट्स के मुताबिक तेजस मार्क 2 का फ्रंटल RCS तेजस मार्क 1 के मुकाबले या तेजस मार्क 1A के मुकाबले लगभग 4 गुना कम होने वाला है, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.1 से 0.25 मीटर स्क्वायर की रेंज में होने वाली है, जो कि रफाल J-10 या फिर ग्रिपेन जैसे एयरक्राफ्ट के मुकाबले भी कम होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये सब फीचर रेट्रोफिट नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि डिजाइन फेज से ही इसको तेजस की बॉडी में इंटीग्रेट किया जा रहा है। मतलब एयरक्राफ्ट का पूरा आर्किटेक्चर ही लो ऑब्जर्वेबिलिटी को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है। कुल मिलाकर तेजस मार्क 2 एक फुल स्केल स्टेल्थ फाइटर तो नहीं बनने वाला, लेकिन इसका लो RCS, कॉम्पैक्ट साइज और मॉडर्न डिजाइन इससे बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज को प्रोवाइड करने वाला है, जहां पर इसका डिटेक्शन डिले ही जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाला है। अगला अपडेट भारत के अनमेन्ड कॉम्बैट इकोसिस्टम की तरफ से है। मानिक टर्बोफैन इंजन को बेस करके अभी एक नया मीडियम वेट कैटेगरी की स्टेल्थ UCV डेवलप करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है। देखिए, भारत का इंडिजिनस मानिक इंजन अभी काफी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस गेन कर चुका है। इसका थ्रस्ट आउटपुट लगभग 4.5 किलोटन के आसपास का होता है, जो कि इसे एक स्पेसिफिक कैटेगरी के प्लेटफॉर्म के लिए काफी सुइटेबल बना देता है। ना बहुत छोटा जैसे कि स्विफ्ट UCV और ना ही बहुत बड़ा जैसे कि घातक UCV। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये इंजन 1.5 से लेकर 2.5 टन क्लास की स्टेल्थ UCV के लिए आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां एफिशिएंसी और कॉस्ट दोनों बैलेंस किए जा सकते हैं। प्राइमरीली इसको अभी हमारे सबसोनिक क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी सेम इंजन को बेस करके स्टेल्थ UCV को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस कैटेगरी की UCV इतने इंपॉर्टेंट क्यों होने वाले हैं। देखिए, अभी भारत के पास एक तरफ स्विफ्ट जैसा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्लेटफॉर्म है और दूसरी तरफ घातक जैसा हैवी स्टेल्थ UCV अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इन दोनों के बीच एक क्लियर कैपेबिलिटी गैप मौजूद है और वही गैप को मीडियम वेट कैटेगरी की UCV फील करने वाला है।
इस टाइप का यूसीवी मेनली लॉटरिंग स्ट्राइक और हाई स्पीड आईएसआर मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। मतलब ये टारगेट एरिया के ऊपर लंबे समय तक सर्वेलेंस कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सुइसाइड अटैक करने वाला है। डिजाइन लेवल पर ये काफी एडवांस होने वाला है। इसमें फ्लाइंग विंग या ब्लेंडेड फ्यूजलाज का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम रहने वाला है। साथ ही ये मीनिंगफुल पेलोड को भी कैरी करने वाला है, जिसमें प्रिसीशन गाइडेड मुनिशंस या फिर एडवांस सेंसर पैकेज हो सकते हैं। अब यहाँ पर स्विफ्ट यूसीवी प्रोग्राम का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्विफ्ट पहले ही ऑटोनोमस फ्लाइट, स्टेल्थ सेपिंग और कंट्रोल सिस्टम को वैलिडेट कर चुका है, लेकिन वो रशियन ऑरिजिन इंजन पर बेस्ड है, जबकि मार्निंग पावर यूसीवी फुल इंडिजिनस प्रोपल्शन के साथ आने वाला है। ऑपरेशन लेवल पर देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म एक मिडिल लेयर की एसेट बन सकता है, जो कि लॉटरिंग मुनिशन से ज़्यादा कैपेबल होगा और घातक से सस्ता और इजीली डिप्लॉयबल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब हायर प्रोडक्शन, लोअर कॉस्ट और फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट पॉसिबल हो पाएगा। कुल मिलाकर मानिक इंजन अभी सिर्फ एक मिसाइल प्रोपल्सन तक लिमिटेड नहीं रहने वाली, बल्कि अभी ये भारत के लिए एक नए जनरेशन के स्टेल्थ यूसीवी इकोसिस्टम का फाउंडेशन भी बन सकता है, जहां पर सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक ही प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किए जाने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और यूक्रेन के बीच होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ से है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और यूक्रेन के बीच एक फॉर्मल सिक्योरिटी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को फाइनल किया जा रहा है, जिसका कंफर्मेशन खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से दिया गया है। ये डेवलपमेंट एक ऐसा टाइम पर आ रहा है जब बैटलफील्ड में ड्रोन वॉरफेयर सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है। देखिए, इस डील का मेन फोकस काउंटर ड्रोन सिस्टम के ऊपर होने वाली है। यूक्रेन ने अपने वॉर एक्सपीरियंस के बेस पर लो कॉस्ट लेकिन हाई इफेक्टिव इंटरसेप्टर ड्रोन को डेवलप किया है, जिन्होंने शहीद जैसे लॉटरिंग मुनिशंस को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज भी किया है। भारत के लिए ये सिस्टम बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और वेस्टर्न बॉर्डर पर ड्रोन थ्रेट रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले स्टिंग इंटरसेप्टर की बात करते हैं, जिसको अभी यूक्रेन की तरफ से भारत को ऑफर किया जा रहा है। तो ये एक क्वाडकॉप्टर बेस्ड सिस्टम है, जो कि स्पेशली कम स्पीड वाले ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। इसका स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बताया जा रहा है और इसमें एआई असिस्टेड गाइडेंस भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये जैमिंग एनवायरनमेंट में भी आराम से टारगेट को ट्रैक कर सकता है। सबसे खास बात इसका कॉस्ट होने वाला है, जो कि सिर्फ $2500 के आसपास होने वाली, जो ट्रेडिशनल एयर डिफेंस मिसाइल के मुकाबले बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है। अगला सिस्टम बुलेट होने वाला है, जो कि एक फिक्स्ड विंग वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबल इंटरसेप्टर होने वाला है। इसका मेन एडवांटेज रेंज और एंड्योरेंस में आने वाला है, मतलब ये लार्ज एरिया में पेट्रोल करके ईयरली इंटरसेप्शन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन और लो कॉस्ट भी एक और पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, जो कि लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए एक सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। अब तीसरा सिस्टम P1 सन होने वाला है, जो कि एक मास डिप्लॉयमेंट इंटरसेप्टर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और इसका यूनिट कॉस्ट बस $1000 के आसपास बताया जाता है और ये 1000 की क्वांटिटी में डिप्लॉय किया जा सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो है वो ऑप्टिक सिस्टम होने वाला है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस सिस्टम को JMS स्पूफ करना लगभग नामुमकिन होता है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में एक गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। कुल मिलाकर भारत के लिए ये पार्टनरशिप सिर्फ एक सिस्टम खरीदने का डील नहीं होने वाला है, बल्कि एक लेयर्ड काउंटर ड्रोन इकोसिस्टम बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी होने वाला है, जहां लो कॉस्ट इंटरसेप्टर एक्सपेंसिव मिसाइल सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने वाले और फ्यूचर में ड्रोन स्वार्म्स का इफेक्टिव जवाब देने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप टेक्नोलॉजी की तरफ से है। अभी स्वीडन की डिफेंस कंपनी साब की तरफ से ऑफिशियली अपना स्लिम यानी साब लाइट वेट इंटीग्रेटेड मास सिस्टम को इंडियन नेवी को ऑफर किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर नेवल प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत ही एडवांस सिस्टम होने वाला है। देखिए, ट्रेडिशनल वॉरशिप्स में अलग अलग रडार, एंटीनाज और सेंसर्स को सुपरस्ट्रक्चर के ऊपर अलग अलग करके माउंट किया जाता है, लेकिन स्लिम का कॉन्सेप्ट पूरा अलग होता है। ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड कंपोजिट मास्ट है, जिसमें सारे सेंसर्स को एक ही स्ट्रक्चर के अंदर कंबाइन किया जाता है। मतलब इंस्टॉलेशन सिंपल हो जाता है और ये सारे सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। अब सबसे बड़ी खास बात इसका मटेरियल और डिजाइन होने वाला है। स्लिम को कार्बन फाइबर कंपोजिट को बेस करके बनाया गया है, जिससे शिप का टॉप वेट काफी कम हो जाता है और स्टेबिलिटी वहां पे इंप्रूव होता है। साथ ही इसका क्लीन शेप भी रडार की रिफ्लेक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिससे शिप का रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, जो मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में स्टेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ऐसे ही सिस्टम के लिए अभी भारत की तरफ से जापान के साथ भी बातचीत किया जा रहा है, जिसमें भारत जापान के साथ उनकी यूनिकॉर्न मास्ट को लेकर डिस्कशन कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका टर्न की इंटीग्रेशन अप्रोच होने वाला है। साब सिर्फ यहाँ पे मास्ट ही नहीं देने वाला है, बल्कि पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन को हैंडल करने वाला है, जिसमें रडार परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी सिस्टम सब कुछ
साफ की तरफ से ऑप्टिमाइज किया जाने वाला है। इससे शिप बिल्डर के लिए इंटीग्रेशन का रिस्क काफ़ी कम होने वाला है। स्लिम का मॉड्यूलर डिज़ाइन इसे और भी फ्लेक्सिबल बनाता है, मतलब इसको कॉर्वेट से लेकर फ्रिगेट जैसे बड़े वेसल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से ये इंडियन नेवी के मल्टीपल फ्यूचर प्रोग्राम जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स या मिसाइल वेसल प्रोग्राम के लिए एक सुइटेबल ऑप्शन होने का दावा साफ की तरफ से किया जा रहा है। अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को देखें तो फिनलैंड के पोजामा क्लास के कॉर्वेट्स में भी इन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही स्वीडन की तरफ से भी अपनी गालवे क्लास की शिप्स में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अभी थ्योरी नहीं बल्कि पहले ही ऑपरेशन लेवल पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में आने वाले एक बहुत ही सेंसिटिव डेवलपमेंट की तरफ से है। अभी चाइना की तरफ से भारत को एक इनडायरेक्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक वार्निंग दिया गया है, जिसका मेन रीजन है भारत का जापान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना, खास करके उस डिसीजन के बाद जहां पर जापान ने अपनी लीथल वेपन एक्सपोर्ट पॉलिसी को भारत के लिए रिलैक्स कर दिया है। देखिए, जापान हिस्टोरिकली एक पैसिफिस्ट फ्रेमवर्क को फॉलो करता है जहां वो लीथल डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी पॉलिसी चेंज करने के बाद जापान ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है और भारत इस मूव को ओपनली सपोर्ट कर रहा है। अब यही पॉइंट चाइना के लिए कंसर्न बन चुका है। चाइनीज एनालिस्ट के मुताबिक भारत और जापान के बीच बढ़ता हुआ डिफेंस कोऑपरेशन एक ब्रॉडर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है, जिसका मेन एम चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करना हो सकता है। चाइना का यह भी कहना है कि जापान का यह स्टेप पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर को वीकन कर सकता है और इंडो पैसिफिक रीजन में मिलिटराइजेशन को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही भारत का इस मूव को सपोर्ट करना बीजिंग के हिसाब से एक अलाइनमेंट सिग्नल हो सकता है, यानी इंडो पैसिफिक में एक बैलेंसिंग ब्लॉक को क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ एक अलग पिक्चर सामने आती है। भारत के लिए जापान एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस और ट्रस्टेड पार्टनर है, जिसके साथ कोऑपरेशन से नेवल सिस्टम, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अभी भारत और जापान के बीच पहले ही मैरीटाइम सिक्योरिटी, जॉइंट एक्सरसाइजेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसे एरियाज में कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जा रहा है और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है। इस वजह से ये कोई सडन शिफ्ट नहीं होने वाला है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का हिस्सा होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत यहाँ पर किसी भी देश का या किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का पार्ट नहीं बन रहा है, बल्कि उसकी जगह पर अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करता है। लेकिन साथ ही अपनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारत अपनी पार्टनरशिप को डेवलप करता है, जो कि करंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बहुत ही जरूरी बन चुका है। और अगर पूरे दुनिया भर के देशों की बात करें तो भारत अकेला ऐसा देश है जो इस तरीके की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डिफेंस रिलेशन को मेंटेन कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।